स्टे ट्यून्ड। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद बच्चों, क्या हाल चाल। तो एग्जाम्स आ रहे हैं नजदीक, पढ़ाई करना है अच्छे से, ठीक है। तो फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने रेडी हैं। तो इस वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो है जेनेटिक मटेरियल। आपके सिलेबस में हालांकि जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए और आरएनए दोनों ही होता है, लेकिन आपके सिलेबस में ज्यादातर बात किया गया डीएनए के बारे में। इस वीडियो का गोल क्या होने वाला है, गोल को रखते हैं थोड़ा सा साइड में, बात करेंगे यहाँ पर, है ना। ये जो वीडियो है ये एग्जाम्स, कौन कौन से एग्जाम्स को ही फोकस करता है। ये टॉपिक जो अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, नीट एग्जाम, अच्छा टी छूट गया, नीट एग्जाम, सीयूईटी एग्जाम, 11th 12th या और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है उस पर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये हुआ वेटेज। अब ये जो वीडियो है वो किन स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। तो ये जो वीडियो है ना, चाहे वो 11th का बिगनर बच्चा हो जिसको कुछ भी नहीं पता, एकदम जीरो, एकदम बेसिक्स माइनस में चल रहा हो बच्चा, 11th का बच्चा हो, 12th का बच्चा हो, चाहे वो ड्रॉप आउट बच्चा हो, पास आउट बच्चा जो नीट का जो तैयारी कर रहा होता है, वो सब लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट कि ये वीडियो में स्पेशल क्या होने वाला है, क्या स्पेशल होगा आपके लिए यहाँ पे। तो इसको समझते हैं क्या स्पेशल होने वाला है इस वीडियो में, ठीक है। वही हम लोगों का आज का गोल भी है जो आपको ही मैं समझाता हूँ। थोड़ा सा बोर्ड रब करते हैं आपके सामने, ठीक है। तो मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जो जेनेटिक मटेरियल है ना, जब आप इसको पढ़ते हो डीएनए आरएनए जेनेटिक मटेरियल, चाहे वो क्लास 11th हो, चाहे वो क्लास 12th हो, अलग अलग चैप्टर, फिर चाहे वो क्लास 11th का सेल वाला हो, या फिर वो बायोमोलिक्यूल हो, या फिर 12th का आपका जेनेटिक्स हो, या फिर 12th का केमिस्ट्री का बायोमोलिक्यूल हो, हर जगह पे एक ही चीज पढ़ाया गया है और वो है जेनेटिक मटेरियल डीएनए, जिनको टुकड़े टुकड़े में पढ़ाया गया, अलग अलग फ्रैगमेंट्स में पढ़ाया गया, और वो आपको समझने में बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग, बहुत ज्यादा दिक्कत करेगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो। तो इस वीडियो में स्पेशल ये है ना कि जब आप पढ़ोगे क्लास 11th का जो आपका चैप्टर सेल है ना, पेज नंबर आपका 138 होगा, जो टॉपिक है वो आपका न्यूक्लियस है, वहां पे भी बताया गया है डीएनए के बारे में, जिसमें नाम बोल देगा न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर। उसके बाद फिर नेक्स्ट पेज में भी, पेज नंबर 139 में भी पढ़ाएगा थोड़ा सा। उसके बाद आ जाओ क्लास 11th के ही जो आपका एक चैप्टर है जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल में आपका पेज नंबर 149 और पेज नंबर 151, यहां पर भी आपको जो पढ़ाया गया डीएनए, उसको बोला गया है क्या, उसको बोला गया है न्यूक्लिक एसिड। और यहां पर आपको इसके बारे में थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी आपको बताया गया। आपको बताया गया न्यूक्लियोटाइड के बारे में बताया गया। फिर आप आ जाओ क्लास 12th में। क्लास 12th में जब आप देखते हो जेनेटिक्स, ठीक है, जेनेटिक्स जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, है ना, वहां पे आप देखते हो पेज नंबर 94 से लेकर के, पेज नंबर 94 से लेके 98 पेज नंबर तक, थोड़ा सा 99 पेज नंबर में लेफ्ट साइड में 2-3 पैराग्राफ दिया हुआ है, यूक्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन, यहां तक सब जगह पे आप पढ़ते हो किस चीज के बारे में, डीएनए के बारे में। और यहां पर स्ट्रक्चर थोड़ा सा ज्यादा इलाबोरेट करके बताता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। उसके बाद आप आ जाओ क्लास 12th के जो आपका केमिस्ट्री वाला जो पोर्सन है, केमिस्ट्री का पार्ट 2, उसमें जो आपका चैप्टर है बायोमोलिक्यूल, वहां पे आप आ जाओ पेज नंबर 427, पेज नंबर 428। हालांकि पुराना बुक में पेज नंबर 434 तक जाता है ये। तो यहां तक सब एक ही चीज पढ़ाया है और वो है डीएनए, स्ट्रक्चर, डीएनए, ये सब पढ़ाया गया। तो ये आपको बताने का पर्पस क्या, सुनिए एकदम ध्यान से। एक ऐसा चैप्टर, सॉरी, एक ऐसा टॉपिक जिसका नाम है डीएनए जेनेटिक मटेरियल, वो डीएनए का वेटेज इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। क्लास 11 में पढ़ा रहा है, क्लास 12th में पढ़ा रहा है, 12th का जेनेटिक्स में पढ़ा रहा है, 12th का केमिस्ट्री में भी पढ़ा रहा है, हर जगह पे एक ही चीज पढ़ाया गया है, अलग अलग टुकड़े में, अलग अलग फ्रैगमेंट्स में, और बहुत ज्यादा कंफ्यूज करके। हालांकि आइसोलेटेड करके जब आप पढ़ोगे ना, बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन जब आप 2 बार 4 बार 10 बार आप पढ़ लोगे ना, फिर आप चीजों को समझने का कोशिश करोगे कि क्यों यहां पर लिख दिया न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर, और फिर क्यों न्यूक्लिक एसिड बोला। उसके बाद फिर आप आ जाओगे जेनेटिक्स में, तो फिर क्यों वो बोला है न्यूक्लिन, फ्रेडरिक मेशर बोला, क्यों न्यूक्लिन बोला, ये सब बात आपको बहुत ज्यादा दिक्कत करेगा। तो स्पेशल इस वीडियो में ये है कि इन सभी चीजों को सीक्वेंस के फॉर्म में कंसोलिडेट करूंगा, एक एक चीज आपको समझ में आएगा, बेसिक से एकदम जीरो लेवल से आपको समझ में आएगा। ये जो वीडियो है ये हाईली रिकमेंडेड है क्लास 11th एकदम बेसिक बिगिनर के लिए, एकदम निब्बा के लिए, समझे बात को, क्लास 12th के लिए, ड्रॉप आउट, नीट के लिए, सबके लिए। समझ में आ रहा है अच्छे से बात, ठीक है। तो हम लोग अब शुरू करते हैं इस टॉपिक को जो कि है आपका जेनेटिक मटेरियल डीएनए। हाँ, तो जेनेटिक मटेरियल पे आने से पहले थोड़ा सा कुछ बेसिक टूल्स आपको मैं समझाता हूं जो आपको हेल्प करेगा समझने में टॉपिक्स को, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें लिविंग ऑर्गेनिज्म का, हाँ, जिस तरह से आप पढ़ते हो ना कि एक जो दीवार है, जो वॉल है, वो दीवार बना होता है सबसे छोटा छोटा यूनिट से, जिसको आप कहते हो ब्रिक, मतलब ईटा। ठीक उसी तरह से जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये बना हुआ है छोटा छोटा यूनिट से, जिसको हम लोग कहते हैं सेल। तो एक सेल को अगर आप देखोगे ना, ये हो गया क्या, सेल। ये जो सेल है, इसके ये जो बीच में है ना, ये जो पोर्शन है, जिसको आप क्या पढ़ते हो, आप पढ़ते हो साइटोप्लाज्म, ठीक है। उसके बाद ये जो पोर्शन है ना, इसको आप पढ़ते हो न्यूक्लियस, ठीक है।
सुनिएगा ध्यान से। ये जो वर्ड है ना साइटो, ये साइटो वर्ड आता है सेल के लिए, और ये जो प्लाज्म वर्ड है ना ये आता है प्लाज्मा के लिए, और प्लाज्मा का मतलब होता है लिक्विड। मतलब साइटोप्लाज्म मतलब सेल के अंदर का लिक्विड, इसको हम लोग कह रहे हैं साइटोप्लाज्म। अब ये जो है ना न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस का हिंदी मीनिंग होता है केंद्रक। केंद्रक मतलब जो केंद्र में पाया जाए, मतलब जो सेंटर में पाया जाए। ठीक है। एक जगह है एक जगह है रांची, ठीक है, झारखंड में है, धोनी का बर्थ प्लेस है ये। रांची में एक बड़ी बढ़िया सा एक मॉल है, उस मॉल का नाम है न्यूक्लियस मॉल। तो ऐसा नहीं है कि वो मॉल का जो मालिक है वो बायोलॉजी पढ़ा था, उसको समझ में आया कि हाँ भाई न्यूक्लियस नाम रखते हैं, बढ़िया मजा आएगा। नहीं, वो सोचा कि ये जो मॉल है ना वो मॉल रांची का पूरा सेंटर बन जाना चाहिए, रांची का केंद्र बन जाना चाहिए, तो वो उसका नाम रखा केंद्रक, और इंग्लिश में बोला न्यूक्लियस। तो ये उसका स्टोरी था। तो कहने का अर्थात ये है, कहने का मीनिंग ये है कि जो सेल है उसका सेंटर वाला जो पॉइंट है ना, उसका जो सेंटर वाला पॉइंट है उसको हम लोग बोल रहे हैं न्यूक्लियस। यहां तक बात समझ में आया आपको? अब सुनिए, क्योंकि सेल के साइड साइड में क्या है, साइटोप्लाज्म, तो ये साइटोप्लाज्म है ना, मतलब लिक्विड है सेल का, तो ये जो लिक्विड है तो छलक जाएगा ना, गिर जाएगा, लीक कर जाएगा ये। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक मेम्ब्रेन होना चाहिए, मेम्ब्रेन होना चाहिए, दीवार। तो ये मेम्ब्रेन किसका है, सेल का ही तो है ना, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया। ये सब कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि आपको अब थोड़ा सा इसके आगे बढ़ते हैं ना, सुनिएगा ध्यान से मेरी बात को। तो इसी न्यूक्लियस के अंदर में, इसी न्यूक्लियस के अंदर में पाया जाता है जेनेटिक मटीरियल। ठीक है। अब ये जेनेटिक मटेरियल है क्या, एकदम गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनते जाइएगा। ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं ना, जो भी ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे से अलग है, चाहे वो बिल्ली हो, कुत्ता हो, घोड़ा हो, शेर हो, इंसान हो, हर ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से अलग है। ठीक है। क्यों अलग है, अब सुनिएगा इस बात को एकदम ध्यान से। जिस तरह से आपके पास अलग अलग तरह का मोबाइल होता है, जो मोबाइल है उसके अंदर का सॉफ्टवेयर ही डिसाइड करेगा ना कि मोबाइल कैसा चलेगा, क्या वो एप्पल की तरह काम करेगा आईओएस पे, या फिर वो एंड्रॉइड की तरह काम करेगा, है ना। तो ठीक उसी तरह से हमारा जो सेल है उसके अंदर का जो सॉफ्टवेयर है, मतलब उसके अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है, यही डिसाइड करेगा कि ऑर्गेनिज्म कैसा होगा। मतलब हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मटेरियल जो कि डीएनए है वो अलग होगा। आपके सिलेबस में जो है ज्यादातर बात किया जाता है डीएनए के बारे में, हालांकि जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी होगा और आरएनए भी होगा। ठीक है, वापस आते हैं टॉपिक पे। तो यहां तक हम लोग कंक्लूजन ये समझे कि जो एक डीएनए है ना वो एक तरह का जेनेटिक मटेरियल है जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशंस को कैरी करता है, एक सेल के अंदर में जेनेटिक इंफॉर्मेशंस को कैरी करता है। उस डीएनए को ये सब कुछ पता है, उस डीएनए को वो सब कुछ पता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसा दिखेगा, कैसा बनेगा, वो तैरेगा कि वो उड़ेगा कि वो चलेगा, वो दहाड़ेगा, वो कैसा बनेगा। ठीक है। तो इसलिए एक लाइन कहते हैं लास्ट में कि जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, उसमें सारा का सारा जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो कोडिंग सीक्वेंस के फॉर्म में स्टोर रहता है। यहां तक बात समझ में आया आपको? सुनिएगा ध्यान से। ये जो जेनेटिक मटेरियल है, इट स्टोर्स द genetic informations in the form of कोडिंग सीक्वेंस। ठीक है। जेनेटिक मटेरियल ज्यादातर हम लोग क्या पढ़ते हैं अपने सिलेबस में, डीएनए को पढ़ते हैं। ठीक है। लेकिन अब सुनिए एकदम गौर से, ये जो डीएनए है ना, आप सेल वाला चैप्टर में आप पढ़ते हो, सेल वाला चैप्टर में पढ़ते हो आप, पेज नंबर 138 में लेफ्ट साइड में जो सेकंड लाइन है टॉपिक का, वहां पे लिखेगा कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसको बोला गया है क्रोमेटीन। और ये जो क्रोमेटीन है ये बोला गया है एक साइंटिस्ट के द्वारा जिनका नाम है फ्लीमिंग, अलेक्जेंडर फ्लीमिंग है इसका नाम। ठीक है। आप में ईयर नहीं दिया हुआ है, 1880 होता है इसका ईयर, इसको नहीं याद रखना। ठीक है। सुनिए ध्यान से, मेरा कहने का मतलब ये है कि जेनेटिक मटेरियल को जो कि क्लास 11 में आपको क्रोमेटिन बोला गया, उसके बाद फिर किसी और जगह पर आपको न्यूक्लिक एसिड बोला गया, उसके बाद आपका कहीं पर न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर बोला गया, है ना। इन सब चीजों को हम लोग समझते हैं कि ये क्या और कैसे हुआ। क्लास 12 में आओगे तो फिर बोला जाएगा एसिडिक सब्सटेंस बोला जाएगा, इसी एसिडिक सब्सटेंस को नाम दिया जाएगा न्यूक्लिन। ये सब कैसे क्या और क्यों हो रहा है ये हम लोग सब कुछ अब समझते हैं आगे। ठीक है। एक बार क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। यहां तक हम लोग ये देखे कि एक सेल है, सेल के अंदर में न्यूक्लियस है और उसके बाहर में क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मतलब सेल का लिक्विड, और बाउंड्री में क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन। ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर में क्या पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल ज्यादातर क्या होता है, डीएनए होता है। ये जेनेटिक मटेरियल का फंक्शन क्या है, स्टोर करना जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को इन द फॉर्म ऑफ कोडिंग सीक्वेंस, कोड के फॉर्म में वो स्टोर करके रखेगा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को। ये जो जेनेटिक मटेरियल है इसका क्या है, अलग अलग तरह का एग्जिस्टेंस फॉर्म दिया हुआ है आपके सिलेबस में। क्रोमेटिन बोल देगा कहीं, न्यूक्लिक एसिड बोल देगा कहीं, न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर बोल देगा कहीं, एसिडिक सब्सटेंस न्यूक्लिन बोल देगा कहीं। अब समझिएगा एक बात को एकदम ध्यान से, जब भी आप ये शब्द सुनोगे ना डीएनए, तो आपको याद आएगा कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर। ठीक है। अब एक बात आप समझिए, ऐसा तो नहीं है कि ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो हमको खुले आंखों से दिख जाएगा। इट मींस इस स्ट्रक्चर को देखने के लिए हम लोगों को जरूरत पड़ेगा किसका, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। और अब ऐसा तो नहीं है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हो चुका होगा बहुत पहले। चीजें धीरे धीरे इवॉल्व होती हैं, हम लोग डिस्कवरी से धीरे धीरे सीख सीख करके फिर हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किए, इन्वेंट किए। अब सुनिए अच्छे से, आइए हम लोग देखते हैं जेनेटिक मटेरियल का डिस्कवरी कैसे और क्या हुआ।
तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है जो कि न्यूक्लियस में पाया जाता है, सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए और वो इस जेनेटिक मटेरियल को डिस्कवर किए और नाम दिए क्या, वो नाम दिए न्यूक्लिन। ठीक है। अब पुराने जमाने में जो भी डिस्कवरी होता था उनका कोशिश किया जाता था कि नाम थोड़ा आसान हो, बच्चों को समझ में आए, नाम थोड़ा आसान हो, क्योंकि न्यूक्लियस में पाया गया तो उसका नाम दिया गया न्यूक्लिन। ठीक है। अब ये जो साइंटिस्ट है ना, जिस साइंटिस्ट का नाम क्या था, इनका नाम था फ्रेडरिक मेशर। ठीक है। ये जो साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक मेशर, ये बात है 1869 का। 1869 में ये ढूंढते हैं कि भैया न्यूक्लियस में पाया जाता है एक तरह का एसिडिक सब्सटेंस, और इस एसिडिक सब्सटेंस को नाम क्या दिया गया, न्यूक्लिन दिया गया। अब ये जो है न्यूक्लिन, अब धीरे धीरे उसके बाद क्या हुआ ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी बढ़ा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी बढ़ा, मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी होने लगा। ये बात है लगभग 1900 के आसपास, 1902 के आसपास। ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स आने लगा। तो उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं 1953 में दो साइंटिस्ट आए जिनका नाम था वॉटसन एंड क्रिक। ये जो साइंटिस्ट है ना, वॉटसन एंड क्रिक, ये साइंटिस्ट बताते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है। ये बताते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को, ये 1953 में बताए। ये वो समय था जब हम लोग डिटेल ऑफ मियोसिस पढ़ रहे थे, ये वो समय था जब हम लोग डिटेल ऑफ मियोसिस पढ़ रहे थे। मैंने जो भी यहाँ पे लिखा है सब कुछ कहीं ना कहीं आपके सिलेबस में दिया हुआ है, एक स्टोरी की तरह मैं आपको समझाते जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, दिमाग में फिट होते जाएगा सब कुछ। ठीक है। तो यहां तक हम लोग देखे कि एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था क्या, फ्रेडरिक मेशर। ये फ्रेडरिक मेशर क्या बोले 1969 में, ये बोले कि भैया जेनेटिक मटेरियल जो है ना न्यूक्लियस में पाया गया है और ये एक तरह का एसिडिक सब्सटेंस है, क्योंकि न्यूक्लियस में पाया गया इसलिए इसका नाम क्या हो गया, न्यूक्लिन हो गया। उसके बाद फिर बाद में जाकर डिस्कवरी हुआ 1900 1902 में, ये समय डिटेल ऑफ मियोसिस आने लगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी बढ़ गया। फिर जाकर 1953 में दो साइंटिस्ट आए जिनका नाम था क्या, वॉटसन और क्रिक, और ये बताते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जिसमें हम लोगों को इस तरह का स्ट्रक्चर पता चलता है डीएनए की, भैया डीएनए जो है वो ऐसा होता है। अब सुनिएगा एक बात को एकदम ध्यान से, ये जो वॉटसन और क्रिक जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जो दिए, इनके लिए इनको हेल्प लेना पड़ा किसी का, और वो पता है किसका हेल्प लेते हैं, वो हेल्प लेते हैं दो साइंटिस्ट का जिनका नाम था रोजालिन फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किन। ये दोनों साइंटिस्ट हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं, ये देते हैं एक्सरे डेटा डिफ्रैक्शन, एक्सरे डेटा डिफ्रैक्शन के हेल्प से ये जो वॉटसन और क्रीक है उसको हेल्प करते हैं कि भैया तुम ये सब डेटा डेटा लो और उसके बाद फिर अपना स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बनाओ और अपना बुक जो है, अपना बुक में नाम दर्ज करवाओ, हमारा भी नाम दर्ज करवा देना। तो इसलिए हम लोग इन सबको पढ़ते हैं। ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन आएगा क्या, सुनिएगा ध्यान से, यहां से भर भर के क्वेश्चन आता है, जो बोर्ड में लिखा हुआ है कम से कम 20-25 क्वेश्चन यहां से बन जाएगा। ठीक है। समझते हैं एक बात को। तो वॉटसन और क्रीक जो है ना 1953 में डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए दिए, और ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जो प्रोड्यूस किए, जो जनरेट किए, वो किसके हेल्प से किए, रोजालिन फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किन, जो कि प्रोड्यूस किए थे क्या, एक्सरे डेटा डिफ्रैक्शन। अब ये एक्सरे डेटा डिफ्रैक्शन के नाम से भी है किसी किसी बुक में, किसी किसी बुक में बोलेगा क्रिस्टलोग्राफी। ठीक है। अब समझिए ध्यान से, इसमें होता क्या है, इसमें अब किसी स्ट्रक्चर को ढूंढना है तो उस स्ट्रक्चर को ढूंढने के लिए एक्स रेज को बम्बार्डमेंट किया जाता है, एक्स रेज को बम्बार्डमेंट किया जाएगा और उसके बाद वो जो एक्स रे जो रिफ्लेक्ट होगा तो फिर उसको स्टडी किया जाएगा अच्छे से, और स्टडी करके उसके बाद स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करने का कोशिश किया जाएगा। समझ में आ रही बात यहां तक। ठीक है। तो ये जो है एक ओवरऑल पूरा इवोल्यूशन था, पूरा डिस्कवरी था डीएनए का। ठीक है। तो थोड़ा सा आगे हम लोग मूव करते हैं। जिनको जिनको पता है वो अच्छे से कमेंट करके नीचे बताना कि कौन सा पार्ट कहां दिया हुआ है, क्योंकि आपको बढ़िया से पता होगा, जो बच्चे पास आउट देख रहे हैं आपको अच्छे से पता होगा कि अलग अलग जगह से चीजों को तोड़ तोड़ करके लाके समेट करके स्टोरी बना के आपको समझा रहे हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो आप थोड़ा सा वेट करो नेक्स्ट पार्ट के लिए। नेक्स्ट पार्ट आएगा और उसमें हम लोग सब कुछ बढ़िया से सिंपल तरीके से हम लोग उसमें कवर करेंगे। ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट। पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।